हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घमौरिया यानी प्रिकली हीट के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, जो गर्मियों का जो मौसम होता है इसके अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आने की वजह से क्या होता है, लोगों में घमौरिया हो जाती हैं। ठीक है, जिनको प्रिकली हीट या छोटे छोटे एक्ने जो स्किन पे हो जाते हैं इस टाइप को, इनको पर्टिकुलर अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो इनको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको प्रिकली हीट बोलते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे एक्नेज हो जाते हैं, जिससे फुंसियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी बार अपने पास पेशेंट आते हैं घमौरियों की शिकायत लेकर के, तो अपने को समझ में नहीं आती इसका क्या ट्रीटमेंट देना है। पाउडर देना है तो यार कौन सा दूँ कौन सा नहीं दूँ, या फिर इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उसकी स्किन की कंडीशन देखने के बाद में आप ये सिलेक्ट कर सके कि आखिर उसको कौन सा पाउडर देना है, कौन सा पाउडर नहीं देना है, कौन सी टैबलेट देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, सब के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ों के बारे में मैं बता दूं कि जो घमौरिया या प्रिकली हीट की जो समस्या है ना, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है गर्मियों के दिनों में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आखिर ये समस्या जो है ये बच्चों में ही सबसे ज़्यादा देखने को क्यों मिलती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में देखते हैं अपन सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लाल लाल दाने से हो जाते हैं। ठीक है, वो दाने क्यों हो जाते हैं, वहाँ पे जो अपने पसीने की जो डक्ट्स होती है ना, जो स्वेट ग्लैंड होती है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो डक्ट्स जो होती है वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पे लाल लाल दाने बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है, जलन होती है और वो ज़्यादा खुजली चलने लगती है। ठीक है, पसीने का बहाव कम हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो स्वेट डक्ट्स जो होती है ना, जो पसीने की जो नस, एक तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बोल दूँ कि जो पसीने की जो ग्रंथि होती है वो डक्ट्स जो होती है वो बंद हो जाती है, और वहाँ पर वो फुंसिया टाइप की हो जाती है, जिनको अपन घमौरिया या फिर प्रिकली हीट उनको बोलते हैं, जिस वजह से पसीने का बहाव कम हो जाता है। कभी कभी पस बन जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलने की वजह से, ज़्यादातर खुजाले लेने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन का डर हो जाता है, और काफ़ी में मतलब कि अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं उसको, रेडनेस को, रैसेज को, तो उनमें इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से उनमें पस बन जाती है, मवाद बन जाती है, और उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उस समय में आपको क्या क्या चीज़ें देनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन आखिर इसका कारण क्या है घमौरिया प्रिकली हीट होने के कोशिश के बारे में। जो अपन ने अभी बात करी ब्लॉक्ड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, जो स्वेट जिनसे पसीने की जो ग्रंथि होती है, जो डक्ट्स होती है ना, वहाँ पे क्लोग हो जाती है। बहुत ज़्यादा पसीना जब आता है ना, बहुत ज़्यादा, तो उस बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से वो क्लोग हो जाती है, बंद हो जाती हैं, उस वजह से वहाँ पे घमौरियाँ उत्पन्न हो जाती है। हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो गर्मियों में क्या होता है कि कभी कभी हल्की बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना और बहुत ज़्यादा गर्म जो एनवायरनमेंट होता है ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टाइट और नॉन ब्रेथेबल क्लोथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो कोई भी अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको बॉडी को ना मतलब कूलिंग सेंसेशन नहीं हो पाता, मतलब पसीना बहता है ना, तो पसीने के लिए उसको निकलने के लिए या फिर उसको हीट को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। टाइट कपड़े पहनने से एक तरीके से नॉन ब्रेथेबल क्लोथिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जो पहनते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। पुअर हाइजीन, बच्चे ऐसे ही मिट्टी में खेलते रहते हैं गर्मियों में, मतलब धूप में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे गंदगी की वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर गंदे कपड़े के 2-3 दिन तक पहन के रखा हुआ है, तो उस वजह से भी ये समस्या हो जाती है। इमेच्योर स्वेट डक्ट इन बेबीज। जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो स्वेट डक्ट जो होती है ना, पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होती हैं, इमेच्योर होती हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी ये घमौरियों वाली समस्या होती है। और बच्चों में सबसे ज़्यादा घमौरियों की समस्या इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो स्वेट डक्ट्स जो होती है ना, वो बेबीज़ में इमेच्योर रहती है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, पुअर हाइजीन रहती है, इस वजह से वो ब्लॉकेज के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से बच्चों में घमौरियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की कि आखिर बच्चों में घमौरियों को, किस प्रकार की घमौरियों में कौन कौन सी चीज़ें अपने को देनी है। तो सबसे पहले बात आती है टैबलेट लीवोसिट्राजिन। देखो, अब घमौरियाँ चाहे किसी भी टाइप की हो, लेकिन उसमें खुजली चलना एक आम बात है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देनी पड़ेगी, लीवोसिट्राजिन। एंटी हिस्टामिनिक मतलब जो हिस्टामिन होता है ना, वो उसकी रेडनेस, रैशेज वगैरह जो होते हैं ना, और वहाँ पर जो खुजली चलती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीवोसिट्राजिन की जो टैबलेट होती है ना, उसको पेशेंट को, अगर पेशेंट को ज़्यादा नींद आती है, कुछ ऐसा काम करता है जैसे कोई जो उसमें उसको एक्टिव रहना पड़े, तो ये एक टैबलेट रात को दी जा सकती है, क्योंकि रात को ही खुजली चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको एक टैबलेट रात को दी जा सकती है। अगर वो मतलब कि इतना कोई एक्टिव काम नहीं करता है, तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को भी पेशेंट को दी जा सकती है। लीवोसिट्राजिन से हल्की फुल्की नींद आती है, इसलिए उसको रात में उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर अगर आप पेशेंट अगर नॉर्मल मतलब कि घर पर रहता है, तो उसको सुबह शाम भी दी जा सकती है। ठीक है, तो लीवोसिट्राजिन देनी है एंटीहिस्टामिनिक के तौर पर।
सेकंड नंबर पे बात आती है टैबलेट सेफाड्रोक्सिल। टैबलेट सेफाड्रोक्सिल आपको पता है सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक का क्या काम, अगर जो मैंने बताया था कि कई बार जो घमौरियाँ जो होती हैं उनके अंदर पस बन जाती है, इन्फेक्शन फैलने का डर बना रहता है, तो वहाँ पे जो घमौरिया के अंदर जो पस बन गई है वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, स्टेफाइलोकोकस जो स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है ना, स्टेफाइलोकोकस, उसका जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, उस वजह से वहाँ पे पस बन जाती है और वो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे फैल जाता है। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक अपने को देनी पड़ती है, जो सेफाड्रोक्सिल जो होती है ना उसको किल करने के लिए काफ़ी अच्छी काम करती है। तो यहाँ पे सेफाड्रोक्सिल की जो टैबलेट होती है, एडल्ट की अपन बात करें तो उसको 500 mg की जो टैबलेट होती है ना, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जाती है, ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे जो पस क्रिएट हो रखी है, ठीक है, वो खत्म हो जाए। तो अगर वो पस खत्म हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, तो जो घमौरियाँ हैं ना वो भी एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। तो सेफाड्रोक्सिल आपको अगर पेशेंट को पस बनी हुई है, ठीक है, तो या ज़्यादा रेडनेस हो रही है तो उस केस में ही आपको देना है। अगर उसको मतलब कि ज़्यादा पस वस की नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की है, तो वहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का फिर वहाँ पे कोई काम नहीं है जहाँ पे पस वगैरह नहीं है, तो उस केस में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है कैलक लोशन। कैलक लोशन मतलब इसके अंदर कैलामाइन लोशन अपने इसको बोलते हैं, जिसके अंदर कैलामाइन होता है, एलोवेरा जेल होता है, लिक्विड पैराफिन होता है। इनका क्या काम होता है, ठीक है। कैलामाइन लोशन मतलब कि एक तरीके से ये सूथिंग एक्शन देता है, मतलब स्किन को सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट स्किन से क्या होता है कि वहाँ पे खुजली नहीं चलती है। एलोवेरा जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन उसका होता है, जो रैशेज होती है, रेडनेस होती है, और जो वहाँ पे जो पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है ना, उसको खत्म करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो कैलामाइन लोशन होता है ना, उसको पेशेंट को रात को सोते समय उसको लगाइए, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अंदर लिक्विड पैराफिन, और जो पैराफिन लोशन जो होता है ना, ये सूथिंग एक्शन के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग सूथिंग एक्शन के लिए, कि मतलब ये थोड़ा ऑयली नेचर इसका होता है ना, तो लंबे समय तक ये स्किन को सॉफ्ट रखता है, जिससे खुजली नहीं चलती। और यहाँ पे एलोवेरा और कैलामाइन एक्शन शो करते हैं, जिससे वहाँ पे घमौरिया होती है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो कैलामाइन लोशन को मैंने बताया कि रात को सोते समय पेशेंट को अपन स्किन की पूरी स्किन पे जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पाउडर की, ठीक है। समस्या यहाँ पे बनती है कि आखिर यार अपने पास उस क्लोट्रिमाजोल पाउडर दें या फिर जैसे नाइसल कूल जैसे पाउडर आते हैं काफ़ी सारे, इनमें से कौन सी चीज़ अपने को देनी है, बच्चों को कौन सी दे, बड़ों को कौन सी दे। तो उसमें सबसे जो मेन बात आती है वो पाउडर पे आके रुक जाती है कि यार इसको कौन सा पाउडर दूँ। काफ़ी लोग आते हैं सिर्फ यही आते हैं कि भाई घमौरियाँ हो रखी हैं उसके लिए पाउडर दे दे, तो भाई कौन सा पाउडर दें, ठीक है। तो उसको अपन देख सकते हैं कि अगर बच्चे को नॉर्मल है, मतलब कि वहाँ पे पस वगैरह नहीं है, ठीक है, सिर्फ घमौरियाँ हैं, तो वहाँ पे आप क्लोसिप दे सकते हैं, वहाँ पे आप कैंडिड भी दे सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला का कंपोजिशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अपन ये इनको जो अगर क्लोसिप का जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला होता है ना, वो बच्चों के लिए भी अपन दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भी पाउडर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे ये सिप्ला का क्लोसिप के नाम से आता है, ठीक है। तो ये प्रिकली हीट पाउडर है। तो ये जो अगर आप पाउडर देंगे तो इसके अंदर आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसका आयुर्वेदिक कंपोजिशन आता है, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड वगैरह होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन मतलब कि आयुर्वेद में काफ़ी सारे प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना वो भी होते हैं, और जिंक ऑक्साइड के केमिकल भी इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लोसिप आप उसको मतलब कि पेशेंट को दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी इसको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इसको दिन में 2 से 3 बार तक के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। नहाने के बाद में जैसे पाउडर को लगाएंगे तो इसका एक काम ये होता है जैसे भी पसीना आएगा ना उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे डक्ट्स का ब्लॉक होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ में कूलिंग सेंसेशन देगा, तो वहाँ पे बर्निंग और जो बार बार खुजली चलने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और धीरे धीरे पेशेंट इससे ठीक हो जाता है। और दूसरा आता है एंटी फंगल पाउडर क्लोसिप के नाम से, जिसके अंदर क्लोट्रिमाजोल आता है, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल के और काफ़ी किसी भी ब्रांड के नाम से आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लोट्रिमाजोल पाउडर तब देना है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली कर करके उसने और जो घमौरियाँ फोड़ ली है, वहाँ पे किसी में पस वगैरह बनी हुई है, इन्फेक्शन के चांसेज हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप उसको क्लोट्रिमाजोल पाउडर देंगे, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल पाउडर पेशेंट को आप दे सकते हैं। इसको भी 2 से 3 बार के लिए लगाना होता है। इसके अंदर भी कूलिंग सेंसेशन वाला मतलब होता है कि ये एंटी फंगल के साथ साथ में आपको कूलिंग सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लें, और अगर बच्चों में भी अगर ज़्यादा मतलब कि वो है इन्फेक्शन फैलने का डर है तो आप इसको भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये अगर बच्चों को पस वाली प्रॉब्लम है तो आप क्लोसिप देंगे तो उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। और अगर एडल्ट्स के लिए आप क्लोसिप एंटी फंगल पाउडर देंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी पाउडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको 2 से 3 दिन में 2 से 3 बार के लिए लगाया जा सकता है। उसके बाद में आता है कीप स्किन कूल एंड ड्राई, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो स्किन है ना उसको आपको कूल और ड्राई रखना है। जैसे मैंने कुछ बता दिया, कैलामाइन लोशन बता दिया, पाउडर बता दिया, उसके लिए है कि नहाने के बाद में आपको पाउडर लगाना है, ठीक है। ढीले और सूती कपड़े पहनने हैं आपको, ठीक है, मतलब ढीले खुले कपड़े पहने, ताकि जब जो पसीना जो होता है ना जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, और पसीना जैसे ही आता है ना तो वो कूलिंग सेंसेशन बॉडी को प्रोवाइड कर सके। ठंडे पानी से आपको नहाना है, ठीक है, ज़्यादा चिल्ड पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना है, और रोज़ आपको नहाना है, ताकि जो बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज अवेलेबल है ना वो सारे क्लीन हो जाए, वहाँ पे हाइजीन प्रॉपर बनी रहे, ठीक है।
उसके बाद में कुछ प्रिवेंटिव टिप्स हैं कि ये रोज़ नहाएं, ठीक है। खासकर पसीने के बाद वाली नमी वाली जगह पर जरूर पाउडर लें, जो ग्रोइन एरियाज़ होते हैं, अंडर आर्म्स होती हैं, ठीक है, घुटनों पे होता है, ठीक है। तो ये जो पसीने वाली जो नमी वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पे आपको जरूर पाउडर लगाना चाहिए। जैसे नेक हो गई आपकी गर्दन पे, या यहाँ पे, और यहाँ पे ही गमोरिया ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पे पाउडर आपको जरूर लगाना है। टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, एसी या कूलर में रह सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। तो ये सारी प्रिवेंटिव टिप्स है कि कैसे गमोरिया होने से बचा जा सकता है, ठीक है। तो आपको देखने को मिला है कि आखिर जो अगर किसी को गमोरिया हो जाती है, प्रिकली हीट की प्रॉब्लम हो जाती है, तब आपको क्या देना है। ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, ठीक है। इसकी जब ज़रूरत हो तभी देना है आपको। उसके बाद में कैलामाइन लोशन हो गया, उसके बाद में पाउडर आ गया, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और ये आसानी से ठीक हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो ये अगर जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से दिया जाए, हाइजीन को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, ढीले कपड़े पहनना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गमोरियों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इतना अगर आप किसी को देते हैं तो 100% वो क्या है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आशा करते हैं प्रिकली हीट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।